हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 केमिस्ट्री का रहेगा। केमिस्ट्री में हमारा देखिएगा, ध्यान से समझेंगे हम। आज का ये जो वीडियो है आपका कक्षा 12 रसायन विज्ञान यानी कि आपका केमिस्ट्री का ये रहेगा। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 1 जिसका नाम था विलियन चल रहा था। विलियन, तो विलियन में मैं देखिएगा ये ऊपर की सारी चीजें हैं। विलियन क्या होता है, ये इनकी विलियन की सांद्रता, विलियन कितने प्रकार का होता है, फिर मैंने ये चीजें आपको कराई थी, मोलरता, मोललता, ये सारी चीजें मैं आपको करा चुका हूं। अब आपका नया टॉपिक आज स्टार्ट हो रहा है, हेनरी का नियम। इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, हेनरी का नियम अपने आप में इंपोर्टेंट है, ठीक है। हेनरी का नियम क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। पहले यहाँ पे थ्योरी को समझेंगे, फिर मैं आपको हर चीज सिखाऊंगा। तो देखिए अब करते हैं हमारा, देखिए आज की वीडियो का बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा हेनरी का नियम। वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, बोर्ड परीक्षा 2024-25 के लिए, यानी कि 2025 में जो बोर्ड परीक्षा होगी उसके लिए इंपोर्टेंट है। हेनरी का नियम क्या है इसको समझेंगे, तो इसके लिए मैं आपको देखिएगा ये बता रहा हूं, यहाँ पे ऐसे समझिएगा। हेनरी के नियम को मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा। ये देखिएगा, अरे ये तो काफी मोटा हो गया। ओके, चलिए इसको छोटा कर दे रहा हूं मैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मेरे पास ये कोई बर्तन है और इसके अंदर एक विलायक भरा हुआ है। क्या है? विलायक। और विलायक कैसी अवस्था का है? द्रव। विलायक कैसा है? द्रव अवस्था में, जैसे जल लाइक जल इसके अंदर भरा हुआ है, ऐसे से, ठीक है। अब इसमें जल की मात्रा मैंने कितनी ली है, यानी कि इसकी जो मात्रा है, ये जो विलायक है इसकी मात्रा मैंने कितनी ली है, इसकी मात्रा मैं मान के चल रहा हूं कि 1 लीटर है। 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर यानी कि आप ऐसे बोल सकते हो 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी कि एक इकाई आयतन है इसमें, ठीक है। इसका आयतन कितना है, इस विलायक का आयतन, यानी कि ये द्रव अवस्था में है तो द्रव में हमेशा द्रव को आयतन में मापेंगे। तो आयतन मैंने कितना, 1 लीटर या 1 यूनिट, ठीक है। जो भी दे रखा है, एमएल में दे रखा है तो 1 एमएल, लीटर में दे रखा है तो 1 लीटर, ठीक है। तो 1 यूनिट बोल दिया मैंने। तो अब यहां पे देखिए, ध्यान से समझिएगा। अब मैं इसमें कोई गैस घोलूं, इस विलयन में कोई भी गैस घोलूं, तो मैं मान ले रहा हूं कि एम द्रव्यमान, गैस का एम द्रव्यमान, कोई गैस है और गैस का द्रव्यमान मैंने कितना लिया है, एम ग्राम द्रव्यमान लिया है। एम द्रव्यमान यदि इस जल में घोलूं, अर्थात इस विलयन में मैं एम द्रव्यमान घोलूं किसी गैस की, एम ग्राम जो मात्रा है इस द्रव में घोलूं, तो ये जो घुलने वाली जो मात्रा है ना, ये गैस का जो एम द्रव्यमान है इसकी जो मात्रा है, यानी इस द्रव में घुलने वाली गैस की जो मात्रा है, यह है इस द्रव के दाब के, इस द्रव के दाब के समानुपाती होती है। अर्थात बात समझ में आ गई कि इसका जितना ज्यादा दाब होगा, इसका जितना ज्यादा दाब होगा, इसमें उतनी ही ज्यादा गैस घुलेगी, इसमें उतनी ही ज्यादा गैस घुलेगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो यानी कि किसी भी द्रव में घुलने वाली गैस का द्रव्यमान, ठीक है, उस विलयन के परम दाब के अनुक्रमानुपाती अर्थात समानुपाती होता है। बात समझ में आ गई। तो ये है यहां पर, तो यहां पे लिखा हुआ है कि स्थिर ताप पर, ठीक है, ये चीज लगा देंगे, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट रखिएगा। किसी विलायक यानी कि द्रव के एकांक आयतन में, एकांक आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान, गैस का द्रव्यमान अर्थात गैस की मात्रा, ठीक है, विलयन की साम्य अवस्था में गैस के दाब के समानुपाती होता है, गैस के दाब के समानुपाती होता है। इसी को हम हेनरी का नियम कहते हैं। माना निश्चित ताप पर एकांक आयतन में एम ग्राम गैस घुली हो, तब जो एम है वो उस गैस के दाब के अनुक्रमानुपाती होगा, अर्थात गैस के जो दाब का है उसके समानुपाती होगा। एम, यदि इस चिन्ह को हटाते हैं हम
तो यहाँ पर बराबर एक के आ जाएगा, के नियतांक आ जाता है, तो यहाँ पर के एक नियतांक है। ओके, चलिएगा आगे देखिएगा ध्यान से। यहीं पे देखिए इस नियम को और एक और भाषा में हम लिख सकते हैं कैसे, कि गैस की जो विलेयता है, गैस की विलेयता को गैस के विलयन में मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त किया जाए तो हेनरी के नियम को इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं। यानी कि जो गैस की विलेयता जो है, ठीक है, गैस की विलेयता को मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त करें, ठीक है, विलयन में मोल प्रवाह के रूप में व्यक्त कर दें कि भैया इस विलयन में गैस के मोल मोल प्रवाह कितना है। तब हम इस नियम को, हेनरी के नियम को ऐसे ही बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड परिभाषा ये बनेगी, विलयन की वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब गैस के मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। विलयन की वाष्प अवस्था में गैस का आंशिक दाब मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। तो सीधे सीधे बात याद रखिएगा कि गैस का आंशिक दाब मोल प्रवाह के समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हम हटाते हैं तो यहाँ पर के एच आ जाता है, तो के एच को हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। ठीक है, यहाँ पर जब भी कभी भी जैसे कि x समानुपाती y है तो हम हमेशा इसको हटाएंगे तो यहाँ पर बराबर और एक कांस्टेंट जरूर लगाते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई, बात नहीं आई? ठीक है, चलिएगा आगे देखिएगा। अगला अगला आ जाते हैं कि हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं होती हैं। ठीक है, तो हेनरी का नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है, आदर्श गैसों के लिए ही ये लागू होता है। हेनरी का नियम यानी कि यह नियम उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक से कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। अर्थात हमने क्या बताया था, यहाँ पर देखिएगा, हमने बताया था कि इसके अंदर, ये पात्र के अंदर कोई द्रव हमने घोला है, तो ध्यान से समझो कि इस द्रव को यदि मैं घोलूंगा तो ये जो द्रव है कैसा होना चाहिए, उस विलायक से, यानी विलायक और इसमें जो गैस घोलूंगा वो दोनों आपस में क्रिया नहीं करनी चाहिए, तब ये नियम लागू होगा। ठीक है, एक और सीमा है इसकी, यह उन गैसों के लिए लागू नहीं है जो विलायक में घुलकर आयनों में टूट जाती हैं, जैसे कि HCl गैस। HCl गैस पर ये वाला नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? क्योंकि यह जल में घुलकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देती हैं। कौन देती हैं? ये जो HCl जो गैस है, इसको यदि मैं जल में घोलूंगा तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन देती हैं, इसलिए ये नियम इन पर लागू नहीं होता है। अब देखिएगा, हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जैसे कि सोडा वाटर और शीतल पेय पदार्थों में CO2 की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतल को अधिक दाब पर बंद किया जाता है। आपने कभी देखा होगा जब सोडा वाटर पीते हो आप, सोडा वाटर, आजकल, पहले हम गांवों में मेला मेला जाते थे तो 5 रुपए की, 2 रुपए की, 1 रुपए की एक बोतल सी आती थी जिसमें वो पानी सा भराया, उसमें एकदम फुसफुस कर दे, तो मतलब एकदम जैसे कोल्ड ड्रिंक जैसा लगता था। ठीक है, तो सोडा वाटर जो होता है उसमें वो क्या मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाता है। याद रखिएगा, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक होती हैं, कोल्ड ड्रिंक में क्या मिलाते हैं, सोडा वाटर जो होता है वो गले को थोड़ा सा क्या कर देता है, कटा कटा सा करता है। ठीक है, तो नॉर्मल वाटर की अपेक्षा अलग महसूस होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, वो होता है आपका, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मिलाई जाती है। तो उसमें जितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो उतना ही ज्यादा आपके गले को ऐसे लगेगा कि ये मतलब सोडा वाटर अलग होता है, जैसे कि आपका कोल्ड ड्रिंक है, गले को अच्छा काट रही है, तो मतलब उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिली होगी। ठीक है, अब उस सोडा वाटर या शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए उनका दाब कैसा रखा जाता है, अधिक रखा जाता है। कभी देखोगे कंचे वाली बोतल आती हैं, उसको खोलते हैं तो ठक देसी ना बोलता है ना, तो वो दाब की वजह से, क्योंकि वो अधिक दाब पर बंद की जाती हैं बोतलें। ठीक है, एक और क्या है कि अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब सतही यानी कि नीचे वाली जगहों से कम होता है। यानी जितना ऊपर चलते चले जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन का जो दाब है वो कम होता चला जाता है। ठीक है, कम, इसका कारण क्या है कि भैया जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ेंगे तो ऊंचाई पर क्या हो जाता है, उसकी विलेयता कम होती चली जाती है, अर्थात वहां पर क्या है, दाब कम होता चला जाता है। ठीक है, अतः यही कारण है, अतः अधिक ऊंचाई पर रहने वालों की कोशिकाओं और ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण आरोहक आरोह कमरोजक
जिसके कारण आरोहक कमजोर हो जाते हैं और इन लक्षणों को हम एनोक्सिया एनोक्सिया कहते हैं। यानी इसके कारण कौन सी बीमारी हो जाती है? एनोक्सिया हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इनके ऊतक क्या हो जाते हैं? इनकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जो ऊंचाई पर, जो पहाड़ों पर रहते हैं, उनकी भी ऑक्सीजन में क्या हो जाती है? कमियां हो जाती हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखिए। ये तो हेनरी का नियम अब पूरा आपका खत्म हो गया है। ठीक, अब आते हैं, देखिएगा सबसे ज्यादा अणुसंख्यक गुणधर्म, ये विलियन के कुछ महत्वपूर्ण और मस्त और सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यही है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। यहां से आपको 100% परसेंट पहले लिख दिया, 100% आपका क्वेश्चन आएगा। क्या है? विलियन के कुछ महत्वपूर्ण गुणधर्म हैं। कौन कौन से? एक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये तीनों चीजें आप ऐसा समझ लीजिएगा 2024 2025 में आप बोर्ड परीक्षा दोगे 12th वाले, 2025 में यहां से 100% आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, चाहे तो वो थ्योरी का हो या आपका न्यूमेरिकल्स का हो, यहां से मिलना ही मिलना है। एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। पहले यहां से हम समझते हैं वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या है भैया? वाष्प दाब को समझिएगा, द्रव पर द्रव पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाले गए दाब को हम वाष्प दाब कहते हैं। द्रव के अणुओं पर वाष्प के अणुओं द्वारा डाला गया जो दाब है वो वाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, नोट करके लिखेंगे हम, नोट करके। द्रव का वाष्प दाब केवल ताप पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? ताप पर निर्भर करता है। ऐसे समझिएगा कि यदि मेरे पास ये कोई यहां पर इसमें जल भरा हुआ है, अब इसको मैं ज्यादा गर्म कर दूंगा तो ये क्या बनेगा? पहले वाष्प बनने लगेगी और फिर ये भाप बन के ऊपर उड़ने लगेगी। तो जब हम इस द्रव को गर्म कर दें और गर्म करने पर इसके जो वाष्प में जो बदल जाएगा द्रव, उसके अणु उस जल पर जो दाब डालेंगे उसको हम वाष्प दाब कहते हैं। ठीक है, अब भैया जितना ज्यादा हम इसमें टेम्परेचर इसका बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा पानी वाष्प में बदलेगा और उतना ही ज्यादा उस पर दाब लगाएगा। ठीक है, तो द्रव का जो वाष्प दाब है ये केवल ताप पर निर्भर करता है। दूसरी चीज नोट करके, वाष्प दाब द्रव की मात्रा, द्रव की सतह का क्षेत्रफल, बाह्य दाब या अन्य किसी कारक पर निर्भर नहीं करता है। कभी कभी टिक मार्क क्वेश्चन आ जाता है कि वाष्प दाब निम्न में से निर्भर करता है: द्रव की मात्रा पर, द्रव की सतह पर, द्रव के बाह्य दाब पर या ताप पर। तो आप केवल टिक लगाओगे यहां से द्रव। ठीक है, द्रव का जो वाष्प दाब है वो केवल ताप पर निर्भर करता है। इस तरीके से यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब आ जाते हैं, ये क्वथनांक क्या होता है भाई? क्वथनांक तभी तो समझोगे वाष्प दाब में अवनमन। तो क्वथनांक समझिएगा, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। बात समझ में आ गया कि वह ताप जिस पर कोई भी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है वो क्वथनांक कहलाता है। यानी कि वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव वाष्प में बदलता है, वाष्प में बदलता है। जैसे कि पानी जो होता है उसको 100 डिग्री पर यदि खोलेंगे तो वो खोल जाता है और वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। तो इसका मतलब वो इसका द्रव का क्वथनांक बनेगा, यानी कि जल का क्वथनांक कितना हो गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप उसको देखोगे। ठीक है, तो इसका ये उल्टा होता है हिमांक। हिमांक क्या होता है? जिस पर कोई भी द्रव ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ठीक है, तो वो क्या है? जैसे कि द्रव द्रव को, यानी कि जल है, जल को यदि 0 डिग्री पर हम फ्रीज में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? बर्फ बन जाएगा, यानी ठोस अवस्था में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पर। फिलहाल क्वथनांक, क्वथनांक की परिभाषा एक, वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है? आपका क्वथनांक कहलाता है। अब आता है सबसे इंपोर्टेंट चीज आ जाती है, पहले पहले समझते हैं, ये भी इंपोर्टेंट है, इसको समझिए। वाष्प दाब में अवनमन क्या होता है? वाष्प दाब में अवनमन, अवनमन का मतलब सीधे सीधे समझ लो कमी। अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी। ठीक है, अवनमन का मतलब कमी होती है। तो जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, जिसे वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। बात को ऐसा समझो
कि भाई इसको पहले मिटाऊं। ये मैंने मिटा दिया। अब ध्यान से समझो, मेरे पास एक ये बर्तन है, इसमें क्या भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है, द्रव लाइक जल। ठीक है, अब ये शुद्ध अवस्था में है, कैसा है, शुद्ध है। अब इसका जो वाष्प दाब है, इसका वाष्प दाब अभी मान लीजिए 50 यूनिट है। ठीक है, बात समझ लो, 50 है नॉर्मली। ठीक है, अब मैंने इसमें क्या करा, इसी में, इस शुद्ध वाष्प दाब में मैंने आ, कुछ और पदार्थ मिला दिया, एक अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया। ठीक है, तो अब अवाष्पशील पदार्थ इसमें मैंने मिला दिया। तो अब ध्यान से समझिए, अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया, तो इसका जो वाष्प दाब था ये 50। अब इसका जो वाष्प दाब है, वाष्प दाब कुछ कम हो गया, 49.5 हो गया। तो अब इससे इसमें क्या आ गई, कमी आ गई। तो इसी को बोलेंगे कि वाष्प दाब में क्या आ गया, कमी हो गई, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन हो गया। क्या हो गया, अवनमन। ठीक है, तो जब किसी द्रव में यानी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अवाष्पशील पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोल दिया जाता है, तो इसका वाष्प दाब में थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो इसी कमी को हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो यहां से यहां तक 50 में से 49.95 घटा देंगे तो 0.5, तो यही इसकी वाष्प दाब में अवनमन कहलाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो यही है वाष्प दाब में अवनमन। ओके, तो वाष्प दाब में अवनमन आपको अच्छे से समझ में आ गया। ओके, चलिएगा, अब हम आगे की बात करते हैं। अब यहां से समझिएगा आगे, इसको रेड कर लूं पेन को, ये देखिएगा, रेड कर ले रहा हूं। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। वाष्प दाब में जो अवनमन है, ठीक है, वाष्प दाब में जो कमी है, वो विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा के समानुपाती होता है। यानी कि ये, अब हमने क्या करा कि उसमें कोई भी विलेय पदार्थ यानी विलायक में कोई दूसरा पदार्थ मिलाया, तो वो क्या हो जाएगा, विलेय पदार्थ उसमें घुलेगा, तो विलेय पदार्थ। तो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करता है, यानी कि ये जितना ज्यादा, वैसे भी हमने क्या बताई थी यहां पर कि इसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोल रहा हूं मैं, तो ये जो अवाष्पशील पदार्थ है यहां पर अब क्या, किस चीज का काम करेगा, विलेय बन जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ये इस जल में घुल जाएगा। अब इसमें जितना ज्यादा मैं डालूंगा उतना ही ज्यादा, मान लीजिए अभी इसमें मैंने 5 ग्राम डाला था, अब मैं ऐसे ही इसमें क्या डाल दूं, 50 ग्राम डाल दूं, तो अब ये 50 डिग्री था इसका पहले, मतलब 50 यूनिट था इसका दाब, अब इसका कितना हो गया, 42 रह गया। तो अब इसमें 8 की कमी आई। इसमें जितना ज्यादा अवाष्पशील पदार्थ मिलाता चला जाऊंगा, अर्थात इसमें जितना विलेय पदार्थ इसमें घोलता चला जाऊंगा, उतना ही ज्यादा अवनमन होता चला जाएगा, अर्थात उसका जो वाष्प दाब है उतना ही ज्यादा कमी होती चली जाएगी। ओके, बात समझ में आ गई यहां तक। चलिएगा आगे, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है, भाई ये भी सीख लो, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है। किसी, देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, किसी विलयन के वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध वाष्प दाब के, वाष्प शुद्ध विलयन के वाष्प दाब का अनुपात वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब ध्यान से समझो, यहां से देखिए मैं ऐसे समझाऊंगा, यहां पे मैंने ये जो शुद्ध था, ये शुद्ध द्रव था, इसका वाष्प दाब मैंने पी मान लिया, और ये हमने इसमें क्या मिला दिया, कोई पदार्थ मिला दिया था, यानी कि घोल दिया पदार्थ, अवाष्पशील पदार्थ घोल दिया। तो अब इसका जो वाष्प दाब है मैंने पी एस कर दिया, क्योंकि इसमें मैंने सॉल्वेंट अर्थात इसमें विलेय पदार्थ मैंने घोल दिया, अर्थात ये मैंने सॉल्यूशन बना दिया। ओके, अब इसमें जो अंतर आएगा, यानी पी माइनस पी एस करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, वाष्प दाब में अवनमन हो जाएगा, ये वाष्प दाब में अवनमन हो गया। तो इस वाष्प दाब में अवनमन बट्टे, वाष्प दाब में अवनमन बट्टे शुद्ध वाष्प दाब, ठीक है, शुद्ध
विलायक का वाष्प दाब, इस अनुपात को ही हम बोलेंगे आपेक्षिक अवनमन। ठीक है, बात समझ में आ गई? दे देखिएगा कि भाई हमने माना कि शुद्ध विलायक का, यहां पे लिख देंगे, देखिएगा लिखेंगे यहां पे, ऐसे आप लिख सकते हो और लिख लीजिएगा, लिख सकते हो नहीं लिख लीजिएगा, देखिएगा यहां पे लिखेंगे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P और तथा विलयन विलयन का वाष्प दाब PS। विलयन कब हो गया? जब हमने उसमें कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया तो वो विलयन बन गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हो जाएगा कि भैया देखिएगा, पी में से यानी शुद्ध में से ये वाला घटा देंगे और उसमें हम शुद्ध का ही भाग कर देंगे, यानी कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन, विलयन के वाष्प दाब का अवनमन या वाष्प दाब में अवनमन बट्टे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी कि P माइनस पी एस बट्टे पी। ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका सूत्र बन जाएगा। ठीक है, यहीं से आपके कुछ फॉर्मूले आपके मैं कराऊंगा। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करा रहा हूं, बाकी मैं क्वथनांक में उन्नयन कल कराऊंगा, फिर मोलल उन्नयन स्थिरांक, फिर हेमांक में अवनमन, फिर आपका यहाँ से एक नियम भी आता है वो आगे मैं पढ़ाऊंगा। अरे इसमें नहीं लिख रहा है लेकिन इसमें होना तो चाहिए। ये देखिएगा, ये भी मेरे पास नोट्स हैं, एक सेकंड में चेक कर ले रहा हूँ। इसमें हेनरी के नियम के बाद हाँ वाष्प दाब में अवनमन हो गया। ठीक है, वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन हो गया। ओके, और हाँ राउल्ट का नियम, ये राउल्ट का नियम भी करेंगे। देखिए राउल्ट का नियम अभी सीख लो, बहुत ही सिंपल है राउल्ट का नियम, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट। राउल्ट का नियम वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा राउल्ट के नियम को। यहां से आपने सीखा वाष्प दाब में अवनमन, आपने सीखा, तो यहीं से देखिएगा राउल्ट का नियम क्या कहता है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की संख्या तथा कुल अणुओं की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये राउल्ट के नियम ने, राउल्ट ने अपने आप में एक नियम दिया, इन्होंने बताया। देखिएगा मैं आपको यहाँ पर कहीं भी जगह मिलेगी तो मैं वहां पर सिखाता हूँ आपको, यही देखिएगा यहाँ पे इतने बीच में ही सीख जाओगे आप। हमने क्या बताया था, यहाँ पर ये विलयन है। ठीक है, ऐसे विलयन। अभी ये क्या है? शुद्ध विलायक है। क्या है? शुद्ध विलायक। अभी मैंने इसमें कोई पदार्थ नहीं घोला है, शुद्ध विलायक है और इसका वाष्प दाब P है। अब मैंने इसमें क्या करा, कुछ पदार्थ और मिला दिया, कुछ पदार्थ इसमें मैंने क्या कर रहे हैं, कुछ पदार्थ ऐसे मैंने इसमें मिला दिया। ओके ओके, कुछ पदार्थ मैंने इसमें मिला दिया, तो अब इसका जो वाष्प दाब है PS हो गया। जब इसमें कोई दूसरा पदार्थ हम घोल देंगे तो ये अब क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ये केवल विलायक था, लाइक जल, ऐसे समझ लो जल है। अब जल के अंदर मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने चीनी घोल दी, चीनी घोल दी, जल के अंदर मैंने क्या कर दी, चीनी घोल दी, तो ये विलयन बन जाएगा। अब इसका जो वाष्प दाब है, अब इसका वाष्प दाब नॉर्मल ज्यादा होगा, जब मैं चीनी घोल दूंगा तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसी कमी को, यानी P माइनस पी एस जो निकाला है, इसी कमी को हम वाष्प दाब में अवनमन कहते हैं। अब इस वाष्प दाब के अवनमन में हम शुद्ध वाष्प दाब का, यानी शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का यदि मैं अनुपात कर दूं, यानी कि वाष्प दाब में अवनमन बट्टे वाष्प दाब में अवनमन तथा शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के अनुपात को हम आपेक्षिक वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये तो ये जो आपेक्षिक अवनमन जो है, ये राउल्ट ने और सिद्ध किया और कुछ प्रैक्टिकल किया और उन्होंने क्या निकाला, ये जो अवनमन है ये विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात यहां पर ये विलायक है तो विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, तो विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोल कितने हैं इसमें, मैंने मान लिया कैपिटल एन, और इसमें क्या है, विलेय पदार्थ में मिलाया है तो चीनी के मोलों की संख्या स्मॉल एन है, यानी कि विलेय पदार्थ। ठीक है, विलेय, विलेय इसमें क्या है, जो चीज इसमें घुली है, चीनी इसमें घुल दी मैंने तो चीनी यहाँ पे विलेय, तो विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन, और विलायक के
मोलों की संख्या कैपिटल एन। ठीक है, तो विलयन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये नियम यही कहता है कि किसी विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ये क्या है, ये है विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, और ये क्या है, ये है विलयन, विलयन के कुल मोल, विलयन के ये है कुल मोल, कुल मोल। ठीक है, और ये क्या है, विलेय के कुल, विलेय के मोलों की संख्या। बात समझ में आ गई। तो यहां से यही नियम है राउल्ट का नियम। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये राउल्ट का नियम क्या है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोलों की संख्या यानी कि विलेय के मोल बट्टे कुल मोल, कुल मोल के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, नोट करके समझेंगे हम कि वे विलयन जो ताप और सांद्रता की सभी परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पालन करते हैं उनको हम आदर्श विलयन कहते हैं। ठीक है, आदर्श विलयन कहते हैं। यहीं से कुछ हमारे पास में क्या है, कुछ चीजें बन जाती हैं, यहां से कुछ फॉर्मूले आपके बन जाते हैं। कैसे फॉर्मूले बनेंगे देखिएगा, मैं यहां से इस को खोल लेता हूं तब आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। ठीक है, ये केमिस्ट्री, ओके, ये केमिस्ट्री तो हम चला ही रहे थे यहाँ पर। ये देखिएगा, वाष्प दाब में अवनमन क्या है, देखिएगा P माइनस पी एस। यहां पर P क्या है, ये है शुद्ध विलायक, केवल विलायक का, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और पीएस क्या है, विलयन का वाष्प दाब। विलयन का वाष्प दाब क्या, क्योंकि जब हमने उस पदार्थ में यानी कि यहाँ पर कोई लिया, ये इसमें क्या है, पहले से यहाँ पर जल मौजूद है, जल में मैंने क्या कर दिया, चीनी मिला दी। ठीक है, तो उसमें जब बचेगा यानी कि घट जाएगा उसका, तो वाष्प दाब में कुछ कमी आ जाती है, तो वो कमी कितनी होगी, इतनी होगी। ठीक है, अब आपेक्षिक यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या होता है भाई, ये भी सीख लो। आपेक्षिक अवनमन, तो वो क्या होता है, इस यानी कि वाष्प दाब में अवनमन, ये जो है वाष्प दाब में अवनमन कितना है, इतना है। इसी में यदि मैं शुद्ध शुद्ध विलायक का जो वाष्प दाब है यानी P, इसका मैं डिवाइड कर दूंगा, तो यही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहलाएगा। अब यहां से आपका राउल्ट का नियम आया, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम ने क्या कह दी भाई, राउल्ट के नियम ने ये कह दी कि ये जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है यानी कि वाष्प वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलयन के कुल मोल, ऐसे समझ लीजिएगा। अब मैंने आपको क्या चीज बताई है, यहां से देखिएगा, इस नियम को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस तरीके से, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन क्या हो गया, ये हो गया यानी कि P माइनस पी एस बट्टे P बराबर। अब विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और कुल मोलों की संख्या एन प्लस कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि विलियन में क्या क्या चीज देखिएगा, ये विलियन में दो चीज पाई जाती हैं, एक तो होगा उसमें विलेय और एक उसमें होगा विलायक, दो चीजें होंगी विलायक। तो विलेय के जो अणुओं की संख्या यानी विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन मान ली और विलायक के मोलों की संख्या मैंने कैपिटल एन मान ली। तो भैया विलयन में तो ये दोनों चीज है, तो विलयन में कितने मोल होंगे, एन प्लस ये, तो ये कुल मोल आ गए। तो ये चीज राउल्ट के नियम ने बता दी। अब इसी नियम को हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। अब विलयन में क्या क्या चीज होती है, विलयन में दो चीजें होंगी, एक विलेय
और एक आपका विलायक। और जैसे कि जल है, जल और चीनी, ठीक है। अब विलायक ज्यादा मात्रा में हो जाता है तो विलायक के मोलों की संख्या जब निकालेंगे हम, विलायक के मोल कैसे निकलेंगे? उसका भार बट्टे अणुभार होता है फॉर्मूला। क्या होता है? भार बट्टे अणुभार। तो इसका जो भार है हम कैपिटल डब्ल्यू मान ले रहे हैं, अणुभार स्मॉल कैपिटल एम मान ले रहे हैं। ऐसे ही विलेय के मोल निकालूं, विलेय विलेय थोड़ा छोटा होता है, यानी कम मात्रा में होता है, तो इसका भी भार बट्टे अणुभार, तो इसका भार डब्ल्यू, इसका अणुभार कैपिटल एम। तो यहां पर जब हम ये सारी वैल्यू यहां पर रखते हैं, ठीक है, तो ये वाला, तो स्मॉल एन की जगह पे स्मॉल डब्ल्यू बट्टे ये रखा जाएगा, यानी कि इस तरीके से स्मॉल एम, स्मॉल ये वाला कैपिटल स्मॉल एम रखेंगे, ठीक है। ऐसे ही ये वाला है, तो ये मोलों की संख्या और ये मोलों की संख्या को जब हम जोड़ेंगे, यानी कि स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम, इस तरीके से जब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको, तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, जब हम इसमें जोड़ते हैं तो इस वाली चीज को भूल जाते हैं, तो उस पर स्मॉल एम बट्टे ये बट्टे नीचे कैपिटल एम बट्टे कैपिटल एम, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है, तो डायरेक्टली हम स्मॉल डब्ल्यू और कैपिटल एम और स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू पी माइनस पी एस बट्टे पी, इस तरीके से हम ये फॉर्मूला भी लिख देते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है आपका, देखिएगा ये वाला यहां पर लिखा हुआ है, ये स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल एम, यही फॉर्मूला है, देख लीजिएगा ये रहा, स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू, ठीक है, स्मॉल एम कैपिटल डब्ल्यू। अब कैपिटल डब्ल्यू क्या है, ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय की मात्रा, और स्मॉल एम क्या है, विलेय के अणुभार। ऐसी कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का मात्रा, यानी विलायक का भार, और ये स्मॉल एम क्या है, कैपिटल एम विलायक का अणुभार, ये इस तरीके से। आगे यहाँ पर राउल्ट के नियम की कुछ सीमाएं भी होती हैं भाई, ठीक है, क्या क्या है? यह नियम केवल तनु विलयनों पर ही लागू होता है। यह उन पदार्थों के विलयनों पर ही लागू होता है जो विलायक के साथ कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करते हैं। यह उन पदार्थों पर लागू नहीं होता जो विलायक में संयोजन की प्रवृत्ति रखते हैं, अर्थात वहां पर जुड़ने की प्रवृत्ति रखते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही करेंगे, कल मैं आपको ये चीज कराऊंगा, क्वथनांक में उन्नयन, मोलल क्वथनांक, और ये हिमांक में अवनमन, और ये चीज, ठीक है, और मोलल अवनमन स्थिरांक, ये चार चीज 100% यहाँ से एक न्यूमेरिकल या एक परिभाषा आनी ही आनी है, ठीक है। और आज की वीडियो से आपका राउल्ट का नियम या वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, यहाँ से भी आपका सवाल आएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।